नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया लेक्चर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर इसमें एक कुछ खास बात है। इसकी खास बात ये है कि ग्रेविटेशन के टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका मेंस में बहुत कम बनते हैं। मेंस में आपका एक क्वेश्चन जो 2015 में आया था वो आया था वेट के कॉन्सेप्ट से। तो हम वेट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ और भी बातें सीखेंगे। उसके पहले हम ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है, इन बातों को समझेंगे। थोड़ा सा हम हिंदी में भी लेकर के चलेंगे क्योंकि ये सजेशन आ रहा था कि हिंदी में भी हमें इन बातों को सीखना है। तो ठीक है, फिर हम उन बातों को देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी कैसे निकली, इन बातों को सीखेंगे और इस तरीके से ये हमारा लेक्चर फ्लो आउट करेगा। तो हम 3 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस और साथ में पीटी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब बातों को हम लेकर के चलेंगे। तो ग्रेविटेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है न्यूटन की, कि न्यूटन ने देखा कि एक पेड़ से फल गिर रहा था और उसके बाद उसने ये थ्योरी दी कि कोई भी फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कैसा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये बात न्यूटन की थी, लेकिन इससे पहले ही ग्रेविटेशन फोर्स की थ्योरी बननी स्टार्ट हो गई थी। शुरुआत में क्या हो रहा था, इसकी थ्योरी शुरुआत में कैसे आई, शुरुआत में क्या हो रहा था कि पहले ये समझा जाता था कि जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता था, ये बात समझी जाती थी कि अर्थ इस यूनिवर्स के केंद्र में है और जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, जितनी भी चीज़ें हैं हम आसपास देखते हैं, प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो सभी इस अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। ये बात कौन सी थ्योरी कहती थी, ये जियोसेंट्रिक थ्योरी कहती थी। इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को बहुत समय तक मान्यता मिली रह गई, पर उसके बाद उस जियोसेंट्रिक थ्योरी के बाद हुआ क्या कि कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने कहा कि ये जियोसेंट्रिक थ्योरी गलत है, दरअसल हीलियोसेंट्रिक थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स का जो केंद्र है वो क्या है, वो सन है और सभी लोग उस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बाद में कोपरनिकस के इसी कथन के द्वारा हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि तब तक रेनेसा पीरियड नहीं आया था, जो नई बातें थी उन्हें बहुत ज़्यादा रोका जा रहा था। रेनेसा के बाद इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया और फिर उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा बातों को जान पाए। तो गैलीलियो को हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फोर्स की बात वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता जब तक कि उसमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाइड ना हो। तो हम इसी कंसेप्ट को लेकर के चलते हैं कि जब न्यूटन ने देखा होगा कि आम या फिर सेब पेड़ पर लगा हुआ है, सेब पेड़ पर लगने के बाद ये अपने आप ज़मीन पर कैसे आ गया, यानी कि वो उसने अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज किया। पहले तो ये रेस्ट में था और रेस्ट के बाद मोशन में आया है, तो ज़रूर से ज़रूर उसमें कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। और अगर फोर्स लग रहा है तो वो कौन सा फोर्स है जो कि उस पर लग रहा है, इस बात को समझने के लिए ही ग्रेविटेशन थ्योरी का एक्सप्लेन किया गया। क्योंकि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं कि यदि उस सेब को अट्रैक्ट किया तो किसने किया, क्या हमारी जो अर्थ है इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, या फिर अगर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फोर्स है तो क्या उसके ऑब्जेक्ट्स में भी मैग्नेटिक फोर्स होगा। क्या दूसरी जो बॉडीज़ हैं जैसे कि छोटे छोटे पत्थर, हम तो उनमें कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं देखते, क्या उनमें मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो ये थ्योरी किस तरीके से निकली, इस गुरुत्वाकर्षण बल को किस तरीके से जाना गया, आज इस पूरी बात को हम समझेंगे और इस कंसेप्ट को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आइए पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हिंदी में इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात जो न्यूटन ने कही, न्यूटन ने कहा कि कोई भी दो बॉडीज़ अगर किसी न किसी एक निश्चित दूरी पर हैं तो ये दोनों बॉडीज़
आपस में अपने मास के कारण, अपने मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान हिंदी में कहते हैं उसे, अपने मास के कारण दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका मास ले लूँ m1 और इसका मास मैं ले लूँ m2 और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों बॉडीज़ के बीच में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स इसके मास के कारण है। तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। हिंदी में थोड़ा सा इसको समझना और भी आसान है। लघु और गुरु, लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। इसका मतलब जिसमें जितना ज़्यादा मास होगा, जो बॉडी अपने आप में जितना ज़्यादा द्रव्यमान कैरी करेगी, मास कैरी करेगी, वो उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी पॉजेस करेगी। तो हम इसे इस रिलेशन के थ्रू समझते हैं। F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन के द्वारा दिया हुआ एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, जहाँ पर ये क्या है, F यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो कि इनके बीच में लग रही है। ये फोर्स किसके किसके, दो मास के बीच में लग रहा है, तो ये इन दोनों मास की वैल्यू है m1 और m2। r दोनों के बीच की डिस्टेंस है और g क्या है, g को उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी कई बार इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। तो इसकी यूनिट को हम किस तरीके से देखेंगे, इस यूनिट को भी हम निकालना समझ लेते हैं। तो आइए यूनिट को देखते हैं। अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट की बात करनी होगी तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसे इस रूप में लिखना चाहूँ तो इस रूप में मैं इसे लिख सकता हूँ, G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। और यहीं से इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। SI यूनिट की बात हम कर रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एक का मास हुआ कितना, एक यूनिट किलोग्राम में, दूसरे की भी किलोग्राम में, तो इस तरीके से किलोग्राम स्क्वायर ये इसकी यूनिट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इन दोनों ही बातों से प्री में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो हमने बात की कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में मास, यदि वो दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, मास कैरी कर रही हैं, अपने आप में द्रव्यमान रख रही हैं, तो उनके बीच में हमेशा और हमेशा एक फोर्स लग रहा होगा। उस तरीके के फोर्स को ही हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि अगर कोई भी दो सर्कुलर बॉडीज़ हैं तो इनमें हमें अगर रेडियस लेना है, इनके बीच की डिस्टेंस लेनी है, तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी, क्या वो डिस्टेंस ये होगी या फिर उनके बीच की डिस्टेंस ये होगी। तो हम कभी भी डिस्टेंस अगर दो बॉडीज़ के बीच में लेंगे तो हम पहले किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थिर हो रही है। जिस पॉइंट पर ये स्थिर हो रही है, बस उन्हीं दो पॉइंट के बीच की ही डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। यानी कि यही क्या है, इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। एक ये कंसेप्ट हो गया। दूसरी बात, एक बात आती है, ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और बात है, वो है स्मॉल g। इसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटी, या फिर हिंदी में कहते हैं इसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण, इसे या फिर ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। इंग्लिश में अगर कहेंगे ग्रेविटेशनल एसिलरेशन और ये हिंदी में क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। इसकी भी वैल्यू
जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। इससे पहले हमने जी देखा था, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट थी। इसकी वैल्यू डिफर करती है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जो वैल्यू हम पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी ये जो वैल्यू है ये दरअसल अर्थ के इक्वेटर से 45 डिग्रीज में अगर हम देखें, 45 डिग्रीज में अगर हम देखें, इक्वेटर क्या है? इसकी भूमध्य रेखा, किसी पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 45 डिग्री पे जो प्लेस होंगे वहाँ पर अगर हम वहाँ पर अगर हम इस ग्रेविटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ की एवरेज वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी इसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। तो आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हम बात करेंगे दोनों जी के बीच में डिफरेंस, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके बीच में हम डिफरेंस किस तरीके से बताएंगे? ये है कैपिटल जी और ये है स्मॉल जी। कैपिटल जी कैसा होता है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका फिक्स्ड, ये बदल नहीं रही है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ये हर जगह इसकी वैल्यू सेम रहती है। चाहे बॉडी कितनी भी बड़ी हो, बॉडी कितनी छोटी हो, बॉडी कहीं पर भी स्थित हो, हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसलिए ये कैसे है? स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही साथ इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि अगर हम दूसरी तरफ स्मॉल जी के बारे में बात करें तो ये चूंकि एक एक्सीलरेशन है, एक त्वरण है, तो इसकी वैल्यू कैसी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि इसकी डायरेक्शन भी बदलती है, इसका साइन भी बदलता है और इसकी वैल्यू भी बदलती है, जिसे हम आगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे बदलती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? हमने देखा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अगर हम जी की वैल्यू देखें तो इसकी एवरेज वैल्यू है वो कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो संबंध है वो किसी भी बॉडी से है, किसी भी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ अर्थ से है। इसका संबंध किससे है? सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। इन डिफरेंस के बारे में आप लिख पाएंगे। आइए अब हम ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम देखें कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पृथ्वी पर रखा हुआ है तो वो हम वेट वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि वेट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, उसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू को डिफर कैसे होती है। तो अगर ये पृथ्वी है और अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, ग्रेविटेशन की वैल्यू की बात करें, तो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, ये हमने देखा ये किस पे डिपेंड कर रही थी? ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। जबकि इसकी रेडियस पोल में क्या होती है? पोल्स में कम होती है। ध्रुवों में पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कम होती है। और कितनी कम होती है? 21 किलोमीटर के आसपास ये कम होती है। 6341 किलोमीटर ये कितनी कहाँ पर होती है? ये
6341 किलोमीटर। अगर हम इसके भूमध्य रेखा वाली जो हम त्रिज्या देखेंगे पृथ्वी की, तो ये करीब 6341 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर चूँकि त्रिज्या में अंतर है, त्रिज्या में अंतर होने के कारण इसमें क्या हो गया, इसके जी में भी डिफरेंस आ जाएगा और इसकी वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू पोल्स में ज़्यादा होगी, जबकि इसकी वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी। वैल्यू ऑफ जी पोल्स पर ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ध्रुवों पे जो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कम होगी। साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर ये रेडियस पे ही डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, तो अब हम देखते हैं कि जी की वैल्यू पृथ्वी से दूर जाने पर कितनी होगी और पास आने पर कितनी होगी। तो इस बात को हम देख लेते हैं। यदि कोई भी चीज़ पृथ्वी से दूर जाती है, तो त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। अगर त्रिज्या बढ़ जाएगी तो हमने देखा कि जी की वैल्यू क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अगर जी की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर दूर जा रही है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और त्रिज्या अगर बढ़ जा रही है तो जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं। यदि हम पृथ्वी के अंदर जाना शुरू करें तो क्या जी की वैल्यू बढ़ेगी? लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर जाने पर भी जी की वैल्यू घटती चली जाती है और जब हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू शून्य हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बाहर जाने पर तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस कारण से इसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन अंदर जाने पर तो आर की वैल्यू घटनी चाहिए थी, तो फिर ये कम क्यों होती है? तो इसका रीज़न है कि अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो मास है, हमने देखा था कि ये मास के भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये निकल के आ जाती है इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने मास के कारण ही इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। पहले ये पूरे बॉडी के कारण इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, अब किस पे लग रहा है? अब सिर्फ और सिर्फ इतने ही मास के कारण इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अब क्या हो गई, इसकी जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो दूर जाने पे भी कम होती है और अंदर जाने पर भी कम होती है। ये बात हम लोग सीख गए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बनता है कि यदि अर्थ का रोटेशनल मूवमेंट, जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, ये किसी न किसी एक स्पीड से घूर्णन कर रही है, मूव कर रही है अपनी ही एक्सिस पे। यदि अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो यदि इसका रोटेशनल मूवमेंट बढ़ जाए, यदि इसका रोटेशनल मूवमेंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू बराबर रहेगी या कम रहेगी? तो आप पहली बात पूछेंगे कि कहाँ पर पूछा जा रहा है ना? अगर पोल्स पे पूछा जाए तो रोटेशनल मूवमेंट का कोई भी प्रभाव ग्रेविटी पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ग्रेविटी हमेशा और हमेशा उतनी ही बनी रहेगी, कहाँ पर? पोल्स में। चाहे पृथ्वी की रोटेशनल मूवमेंट यानी कि घूर्णन कितना भी बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन इक्वेटर पे जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और यदि अभी जिस स्पीड से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, यदि उससे 17 टाइम्स अगर ज़्यादा तेज़ी से घूर्णन करने लग जाए, 17 टाइम्स से ज़्यादा घूर्णन करने लग जाए, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे।
आइए थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। ये तो हो गई ग्रेविटी में डिफरेंस कैसे आता है। एक कंसेप्ट और समझ लेते हैं, जैसे कि F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और यदि कोई भी बॉडी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर में है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो एक्सीलरेशन है वो किस फॉर्म में होगा, वो इस g के फॉर्म में होगा। और हमने देखा कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा होता है, तो फोर्स लग रहा होता है, यदि मैं स्मॉल m इस ऑब्जेक्ट का मास ले लूं और कैपिटल M इस पृथ्वी का मास ले लूं, तो इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, Gmm अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r²। और इन दोनों को यदि मैं बराबर में रखूं, दोनों को अगर मैं बराबर में रखूं तो mg इक्वल्स टू Gmm अपॉन r²। m से m, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हमने देखा स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में संबंध, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी यदि पृथ्वी से कुछ दूरी पर है तो वो उसका मास कितना भी है उस पर हमेशा और हमेशा वैल्यू उसकी क्या रहेगी, g के बराबर ही रहेगी। उस पर जो त्वरण लग रहा होगा, उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा वो उतना ही लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी दो बॉडीज़ अगर उनका वेट अलग अलग भी हो, उनका मास अलग अलग भी हो और एक ही जगह से गिराई जाएं, तो उनका मास कुछ भी हो, उन्हें एक ही टाइम पे पृथ्वी पे गिरना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है, अगर हम रुई की बॉल लें और लोहे की बॉल लें और उन्हें किसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाएं और वहाँ से छोड़ें, तो क्या रुई की बॉल और लोहे की बॉल एक ही साथ ज़मीन पर गिरेगी? उनके मास तो अलग अलग हैं, तो इन्हें तब भी साथ ही में गिरना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? तो ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में एयर अपना काम करती है। एयर एक तरीके से विस्कस फोर्स जनरेट करती है या फिर बॉयंट फोर्स जनरेट करती है, जिसके कारण से वो दूसरी बॉडीज़ को, जो हल्की बॉडी है उस पर ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, उसे रोकती है, जबकि भारी वाली चीज़ को कम रोकती है। अगर यहाँ पर एयर ना हो, वैक्यूम हो और फिर अगर गिराया जाए तो दोनों ही चीज़ें एक साथ ज़मीन पर गिरेंगी। एक ये कंसेप्ट हो गया हमारा, इस बात को समझ लिया हमने। एक दूसरी बात और, एक चीज़ और, अगर अर्थ है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने एक बॉल हवा में फेंकी, तो हवा में जाने के बाद ये दोनों ही बॉडीज़ आपस में फोर्स तो बराबर ही लगा रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं F इक्वल्स टू G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r², तो इसका मतलब ये जो फोर्स है, जितना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर पृथ्वी की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स पृथ्वी पर ऑब्जेक्ट की तरफ लग रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा पृथ्वी की तरफ आता है, पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट की तरफ क्यों नहीं चली जाती? तो इसका रीज़न ये है F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। इसका मतलब अगर बॉल हमने फेंकी है तो बॉल भी अर्थ पे फोर्स लगा रही है और अर्थ भी बॉल पे फोर्स लगा रही है, और दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका एक्सीलरेशन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है
और बॉल का मास बहुत कम है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। एक ये कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक फाइनल कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, वेट और मास, जो कि पूछा गया है। मास जिसे हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और वेट जिसे हिंदी में भार कहते हैं। आखिर ये दोनों बातें क्या हैं? तो आइए देखते हैं। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी पर देखें, यदि आपका मान लीजिए वजन है 60 kg, तो इसका मतलब ये है कि ये 60 kg का वजन भार आप किस पे लगा रहे हैं? पृथ्वी पे लगा रहे हैं। तो पृथ्वी पे लगा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वेट किसके बराबर है? ये m और g के बराबर है, यानी कि मास भी है। मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान, और साथ ही साथ इसमें क्या है? ग्रेविटी भी शामिल है। और ग्रेविटी की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 9.8 होती है। यदि मैं उसे अप्रॉक्सीमेटली में ले लूँ तो ये कितनी है? ये 10 के आसपास है। और यदि आपका वजन 60 kg है, तो ये 60 kg में 10 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मास कितना बचा? तो मास बचा सिर्फ और सिर्फ 6 kg। इसका मतलब आपका मास तो सिर्फ 6 kg है। ये जो बाकी का बचा हुआ आपको ये जो 60 kg आपको महसूस क्यों हो रहा है? ये इस एक्सीलरेशन के कारण हो रहा है। तो जब ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट चेंज होगा, लेकिन मास हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यदि आप बात करें कि आप मून पर जाते हैं, मून पर क्या होगी? मून पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। और मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसका मास कम है। यदि मास कम है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका मास तो वही रहेगा, लेकिन वेट उसके बाद वहाँ पर मून में बदल जाएगा। इस तरीके से ये वेट और मास में डिफरेंस होता है। वेट और मास पे एक बात और हम सीख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेट और मास पे डिफर कैसे करता है। यदि कोई भी पर्सन लिफ्ट में है और ये लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि mg के बराबर ही रहेगा। हमने क्या कहा? यदि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट हो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब क्या हो? एक्सीलरेशन जीरो हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में है, लिफ्ट अगर देख लिया जाए, रॉकेट देख लिया जाए, कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, कोई भी पर्सन इस लिफ्ट पर है, यदि लिफ्ट पर है, तो इसका वेट क्या रहेगा? एक्सीलरेशन यदि ज़ीरो है, एक्सीलरेशन ज़ीरो होने पे इसका वेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यदि लिफ्ट, अब हम क्या करें? एक्सीलरेटेड मोशन करा दें अपवर्ड की तरफ। एक्सीलरेशन कैसा है? अपवर्ड है। यदि एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो ये क्या करेगा? मास तो ये वेट क्या कर रहा है? वेट वाला एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर ये एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसा होने पर ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इस पे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब वेट mg से ज़्यादा हो जाएगा। यदि एक्सीलरेशन, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, आपका जो वेट है वो इसे नीचे की तरफ लगा रहा है, तो ये एक्सीलरेशन g की वैल्यू बढ़ जाएगी और इस तरीके से वेट बढ़ जाएगा। यदि हम कहें कि कोई भी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, तो वेट क्या होगा? तो वेट mg से कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा? इसे नलीफाई कर देगा, इसे कम कर देगा, और इस तरीके से इसका वेट कम हो जाएगा। यदि मैं कहूँ कि लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है, लिफ्ट टूट गई है, और यदि लिफ्ट टूट जाएगी
तो उस वक्त ये लिफ्ट भी जी के एसिलरेशन से, यानी कि जी वाले एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले एसिलरेशन से ही नीचे आ रही होगी, और पर्सन भी क्या हो रहा होगा, जी के एसिलरेशन से ही नीचे आ रहा होगा। यदि दोनों ही जी के एसिलरेशन से नीचे आएंगे तो ऐसे में वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे में वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ती है, कहाँ पर घटती है, और किस तरीके से ये वैल्यू 0 हो जाती है, ये सारी बातें आपको पीटी के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। एक कॉन्सेप्ट जो पूछा गया था एक बार 2015 में, वो इस वेट कॉन्सेप्ट से ही आपके मेंस में क्वेश्चन बना था। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन बन सकता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बीच में बन सकता है, या फिर इनमें जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये टॉपिक था हमारा ग्रेविटेशन, जिसे हमने समझा। अगले टॉपिक में हम लोग वर्क एनर्जी और पावर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।